सीमा घर से बाहर जाने के लिए दादी से बहस कर रही थी। दादी ने कहा, बेटा तुम्हें हल्दी लग चुकी है, इसलिए अब शादी तक तुम्हारा घर से बाहर जाना बंद। सीमा ने कहा, अरे दादी आप भी क्या पुराने ज़माने की बात कर रही हो। अब इस हल्दी से मेरा बाहर जाने का क्या संबंध। दादी ने सीमा से कहा, बेटा तुम आजकल के बच्चे कुछ नहीं समझते हो। शादी ब्याह के समय हमारे ग्रह कुछ कमज़ोर हो जाते हैं और इस समय का फ़ायदा उठाकर बुरी आत्माएं हमें नुकसान पहुंचा सकती है। दादी की ये बुरी आत्मा वाली बात सुनकर सीमा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। सीमा की मम्मी ने उसे इस तरह हंसते देखकर तुरंत चुप रहने का इशारा किया। सीमा को अच्छा नहीं लगा और उसने अपने दादी और मम्मी से कहा कि आप लोग भी कैसे बातें कर रहे हो। आज दुनिया चांद पर घर बसाने की बात कर रही है और आप लोग आज भी इस भूत प्रेत के चक्कर में पड़े हो। तभी सीमा की मम्मी ने उसे कहा कि बेटा चुप करो, हर बात में हमसे बहस करना ज़रूरी नहीं होता है। तुम्हें बेटा जो कुछ भी चाहिए वो ऑनलाइन ऑर्डर कर लो या फिर हमें बता दो, हम ले आएंगे। सीमा ने कहा, अच्छा ठीक है, और वो अपने कमरे में चली जाती है। सीमा जैसे ही अपने कमरे में जाती है तभी मोबाइल पर उसके मंगेतर का कॉल आता है। सीमा को फ़ोन पर उदास देखकर सीमा के मंगेतर ने उससे पूछा, इतनी उदासी किस बात की। सीमा ने सारी बात बताई। उसके मंगेतर ने कहा, वैसे तो मेरे सास और दादी इतने भी पुराने ज़माने के मुझे नहीं लगते, क्योंकि वो हमारी लव मैरिज के लिए इतनी जल्दी मान गए थे। वो सिर्फ तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं और कुछ नहीं है। उसके मंगेतर ने उससे कहा, अच्छा सुनो, जिस बात के लिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया था वो तो मैं भूल ही गया। सीमा ने पूछा, कौन सी बात। उसने कहा कि बात यह है कि हम शादी के बाद हनीमून के लिए गोवा जाएंगे। वो बहुत अच्छी जगह है और हमें वहाँ बहुत मज़ा भी आएगा। तुम्हारा क्या ख्याल है। सीमा ने कहा, जैसे तुम ठीक समझो। दोनों की बातें खत्म हो गई। सीमा और रोहित की शादी बहुत धूमधाम से हुई। शादी की सारी रस्में को निपटाकर दोनों ने गोवा जाने की तैयारी कर ली। रोहित ने सीमा से कहा कि तुम अपने घर वालों को भी फ़ोन करके बता दो कि हम हनीमून के लिए गोवा जा रहे हैं। सीमा ने जैसे ही अपने घर फ़ोन लगाया कि दादी फिर से वहीं सीमा को समझाने लगी कि देर रात तक तुम मत घूमना, क्योंकि तुम्हारी हल्दी और मेहंदी का रंग अभी फीका नहीं पड़ा है। सीमा दादी की बातें सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, क्या दादी आप भी अभी तक यही बातें कर रही हो। तभी फ़ोन रोहित ने लिया और उसने सीमा की दादी से कहा कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सीमा का अच्छे से ख्याल रखूँगा। अब रोहित और सीमा अपने आगे के जीवन के सपने देखते हुए बहुत ही जल्द गोवा पहुंच गए और उन्हें पता भी नहीं चला। यहाँ की सुंदरता को देखकर दोनों बहुत खुश हो गए। उस दिन दोनों गेस्ट हाउस में रुके थे। अगली सुबह सीमा ने रोहित को उठाया तो सीमा को देखता ही रह गया। लाल सलवार कमीज और खुले बालों में सीमा बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। रोहित को ऐसे अपनी ओर देखकर सीमा शर्मा जाती है और उनको कहती है कि आप इस तरह क्या देख रहे हो, चलो अब उठ भी जाओ, हमें फिर घूमने भी जाना है। रोहित ने सीमा से कहा, घूमने को तो सारी उम्र रहेंगे, पहले मुझे जी भर कर तुम्हें देख तो लेने दो। सीमा ने कहा, अब ज़्यादा कुछ मत बोलो और जल्दी से तैयार हो जाओ। रोहित को अब न चाहते हुए भी तैयार होकर जाना पड़ा। वो दोनों अब बाहर घूमने के लिए चले गए। दोपहर को जब धूप थोड़ी तेज हुई तो दोनों एक पहाड़ी के नीचे बैठ गए। बातें करते करते जैसे ही रोहित ने अपना सिर सीमा के कंधे पर रखा, वैसे ही सीमा ने जोर से उसे ढकेलते हुए कहा कि दूर हो जाओ मुझसे। रोहित ये देखकर हैरान रह गया और उसने सीमा से तुरंत पूछा, ये क्या मजाक है सीमा। जैसे ही रोहित ने उसे फिर से छुआ कि सीमा वापस चिल्लाई और उसने कहा, मैंने कहा ना तुम दूर हो जाओ मुझसे। ये देखकर वहाँ पर कुछ लोग एकत्रित भी हो गए। अपना तमाशा बनता देख रोहित किसी भी तरह सीमा को गेस्ट हाउस ले जाता है। गेस्ट हाउस पहुँचते पहुँचते सीमा बेहोश हो जाती है। सीमा की ऐसी हालत देखकर रोहित ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि थकान की वजह से इन्हें तेज बुखार चढ़ गया है, तुम घबराओ मत, मैंने इनको इंजेक्शन दे दिया है, वो सुबह तक ठीक हो जाएगी। रोहित अभी परेशान ही था कि सीमा की माँ का फ़ोन आ गया। रोहित ने उन्हें सब कुछ बता दिया। सीमा की माँ ये सब सुनकर परेशान हो गई, लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं किया और वो रोहित को तसल्ली देते हुए बोली, तुम घबराओ मत, सुबह सब ठीक हो जाएगा।
मैं तुम्हें सुबह फ़ोन करूँगी। अगली सुबह सीमा का बुखार थोड़ा कम हुआ था, लेकिन उसका शरीर एकदम पीला हो गया था। रोहित सीमा के लिए चाय लेकर आया और उसने सीमा से पूछा कि अब कैसी हो। तभी सीमा ने ज़ोर से रोहित को धक्का मारा और चिल्लाने लगी और थोड़ी देर में फिर से बेहोश हो गई। गेस्ट हाउस में सीमा की ये हालत देखकर कुछ लोगों ने तो बातें भी करना शुरू कर दिया कि इस पर किसी प्रेत आत्मा ने कब्जा कर लिया है। रोहित इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब दूसरी तरफ डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया और रोहित को जल्द से जल्द अपने घर वापस जाने की सलाह दी। रोहित ने ये सारी बातें फ़ोन करके अपनी सास को बताई। उन्होंने भी सीमा को जल्द से जल्द घर लाने के लिए सलाह दी। रोहित सीमा को लेकर जल्द से जल्द उसकी मम्मी के घर पहुंच गया। दादी ने पहले से ही पुरोहित को बुला लिया था। सीमा की ऐसी हालत देखकर उन्होंने कहा कि इसे किसी बुरी आत्मा का साया लगा है। पूजा शुरू होते ही सीमा छटपटाने लगी। पुरोहित जी ने उसके बाल बांधने के लिए कहा। रोहित ने जैसे ही उसके बाल को पकड़ा, वैसे ही सीमा ने रोहित को जोर से धक्का दिया और रोहित दीवार से टकराया और खून बहने लगा। वो जोर से मर्दानी आवाज़ में बोली, क्यों बांध रहे हो इसके बालों को? इसके लंबे बालों ने ही मुझे इतना दीवाना बना दिया है। पुरोहित जी ने अग्नि में आहुति डालकर जोरों से मंत्र बोले और सीमा ने फिर से मर्दानी आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया। मैं तो उस पेड़ पर वर्षों से आराम कर रहा था। उस दिन जब ये लाल सूट और खुले बालों पर वहाँ पर आई, तब उसने मुझे अपना दीवाना बना लिया था। इस खूबसूरती का तो मैं वर्षों से इंतजार कर रहा था। इतना बोलते बोलते सीमा बेहोश हो जाती है। पुरोहित जी ने पूजा थोड़ी तेज कर दी। वो जैसे ही अग्नि में आहुति डालते, वैसे ही सीमा मछली की तरह छटपटाती। पूर्ण आहुति के साथ सभी ने देखा कि एक लौ सी सीमा के शरीर से निकलकर अग्नि में भस्म हो गई और उसके साथ ही सीमा का शरीर भी शांत हो गया। कुछ समय के बाद सीमा को होश आया और वो अपने आप को अपने मम्मी के घर पर देखकर हैरान रह गई। रोहित के माथे पर चोट देखकर वो बोली, ये चोट तुम्हें कैसे लगी? तभी रोहित ने उसे कहा कि कुछ नहीं जाने मन, ये तो तुम्हारे एक अनोखे दीवाने की देन है। घर पर सभी रोहित की बातें सुनकर हंसने लगे। धन्यवाद।